So we were discussing topic कि there should be improvement in the structure and the administration of UNO. भी यूएनओ में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे उसके स्ट्रक्चर में हो, सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल पर कहता है व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सेकंड ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल, कहता है ईयर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव की 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, यानी कि पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ है उनको उनके अंदर दखलंदाजी नहीं दे सकती। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ जो भी डिसीज़न है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी इम्प्रेशन दिखाई देती है और उन्हीं का दबदबा दिखाई देता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि बाकी कंट्रीज़ को, चाहे हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, कि उनको इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए, मतलब वो मानते थे कि क्या सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं, यानी कि अगर स्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता किसी भी कंट्री की बनेगी तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए थे। नंबर 1, फर्स्ट, कि उसे बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, कि ही शुड बी ए इकोनॉमिक पावर, बड़ी बिग इकोनॉमिक पावर। सेकंड, ए बिग मिलिट्री पावर, यानी कि एक बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, यानी कि उस कंट्री का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता हो। ऐसा देश जो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि उसमें डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्पष्ट है कि इन मापदंडों में से हर एक में कुछ ना कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों पर फ़ायदेमंद तो कुछ नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, फिर भी वह बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया कि किस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी उस कंट्री की कितनी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। दिस इज थिंग इज़ नॉट क्लियर, ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, ये भी क्लियर नहीं है। कोई देश विश्व की बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है कि अगर वो पूरी दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जो जनसंख्या वो उसके अंदर सहायक है, हेल्पर है, या एक तरह से उसको रोकने का काम कर रही है। अगर डेमोक्रेसी, मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में भी बेहतरीन रिकॉर्ड वाले लोगों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए, कि किसी कंट्री को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लतीनी अमेरिका और करेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। मतलब ये मानते हैं कि एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, करेबियन कंट्री एरिया से भी एक एक सीट जो है सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों की बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्रों को, यानी कि रीजन और जो उससे भी सब रीजन्स हैं उनको, उनके एरियाज़ को रिप्रेजेंटेशन का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधि का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर यह मसला क्यों हल नहीं किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर
दे आर स्टैंडिंग एट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे तो मतलब कि कोई विषय को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धारणाएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। मतलब वो मानते हैं कि जो वीटो पावर दी गई है वो सभी देशों की राष्ट्रों के बीच में बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है, यानी कि ये यूएनओ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस वीटो पावर को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। तो अलग अलग व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी है, यानी कि इनका एक लेवल जो है वो स्पेशल लेवल है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फ़ायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा, यानी कि इन कंट्रीज़ के पास वीटो राइट है और ये परमानेंट मेंबर हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो दे आर इलेक्टेड फॉर ओनली 2 ईयर्स, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इनकी अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक स्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो इस तरह से चुने जाते हैं कि विश्व के सभी महादेशों के प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का राइट ही नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है, यानी कि सीधे सीधे इलेक्शन के जरिए यहाँ पे फैसला होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह से वह किसी भी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्य उस पर फैसले लेने के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चल रही है, लेकिन इस बात को भी समझ बनी हुई है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है वो कभी इसके लिए राजी हो। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी भी इतना आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार नहीं हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे, इससे बाहर रहकर भी अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। तो देखा आपने किस तरह से रिफॉर्म्स की बात हम लोग यहाँ देख रहे थे, और रिफॉर्म्स आज ज़रूरी भी हैं, और लेकिन इस रिफॉर्म्स को लेकर दुनिया के सभी देशों के अलग अलग विचार हैं। अगर हम देखें कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी इस तरह के डिसीज़न नहीं लेंगे और ना ही लेने देंगे कि उनके हाथों से वीटो पावर चली जाए। दूसरा, वो नहीं चाहेंगे कि बाकी सभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी वीटो पावर दे दी जाए, क्योंकि इससे उनकी मोनोपोली जो है वो कम हो सकती है। तो इस तरह के हैं, देखते हैं आगे किस तरह से यूएनओ के ऊपर जो है किस तरह से प्रेशर बनता है या बनाया जाएगा, और क्या इसमें कभी सुधार हो पाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। जो न्यायाधिकार का मतलब है कि यहाँ जो जस्टिस किस तरह से या जो चलता है या किस तरह से झगड़ों का निपटारा किया जाता है, तो इस चीज़ में हम अगले वीडियोज़ में देखते हैं।